डियर स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत में जो सुधार है, उस सुधार के अंतर्गत मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसमें तुलनात्मक लागतें मुद्रा के रूप में इसका अध्ययन कराया है। और इसके बाद फिर जो मैंने आपको अध्ययन कराया था उसमें 2 से अधिक वस्तुओं का अध्ययन कराया था, यानी मोर देन 2 कमोडिटी, इसका अध्ययन कराया। और इसके बाद में अब मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन होगा 2 से अधिक देशों का, यानी 2 से अधिक देश, यानी मोर देन 2 कंट्रीज। अब देखिए, इससे पहले जो अध्ययन कराया है वह 2 से अधिक वस्तुओं का अध्ययन कराया था, लेकिन अब चूंकि यह जो टॉपिक है उसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत में सुधार है। अब जो अध्ययन है 2 से अधिक देशों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत देखिए क्लासिकल सिद्धांत की व्याख्या 2 से अधिक देशों के संदर्भ में भी की जानी चाहिए, और यहाँ प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनकी लागतें देश में आंतरिक रूप से कम हों। वो उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनकी लागतें देश में आंतरिक रूप से अधिक हों, परंतु कुछ विशिष्ट वस्तुएं जिन्हें प्रत्येक देश निर्यात व आयात करता है मात्र उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़ों से ही निर्धारित नहीं हो सकती हैं। विशिष्ट वस्तु के आयात व निर्यात संबंध के निर्धारण हेतु प्रत्येक देश की उत्पादन की प्रतिपूरक मांग की स्थितियों का भी ज्ञान होना यहाँ आवश्यक होता है। इस दशा को हम एक टेबल के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। और देखिए, टेबल में यानी वस्तु, और इसके बाद प्रति इकाई उत्पादन लागत श्रम में प्रति इकाई उत्पादन लागत श्रम में। यहाँ देखिए, जो प्रति इकाई उत्पादन लागत श्रम में है, इसमें यानी देश हैं, पहला ए देश, बी देश, सी देश। मैंने यहाँ 3 देशों को लिया है, और तीनों ही देश में जो वस्तुओं का उत्पादन है, यहाँ हम जो उत्पादन कर रहे हैं वहाँ X और Y जो वस्तुएं हैं इनका उत्पादन कर रहे हैं। ए देश में किसी वस्तु की 1 इकाई उत्पादन करने में जो श्रम की लागत है वह 1 है। बी देश में भी 1 है, और सी देश में भी 1 ही है। किसमें? X वस्तु के उत्पादन में ए देश में भी श्रम की लागतें 1 ही इकाई के बराबर लगती हैं, बी देश में भी 1 ही, और सी देश में भी 1 के बराबर ही लगती है।
लेकिन जो बाई वस्तु का उत्पादन करते हैं उस बाई वस्तु में ए देश में 2 इकाई श्रम की खर्च होती हैं, बी देश में वही 3 इकाई श्रम की खर्च हो जाती हैं और सी देश में 4 इकाइयाँ श्रम की खर्च हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि ए वस्तु की जो एक्स वस्तु है उस एक्स वस्तु के उत्पादन में ए देश में भी 1 इकाई श्रम की खर्च होती है, बी देश में भी 1 इकाई श्रम की खर्च होती है और सी देश में भी 1 इकाई श्रम की खर्च होती है। लेकिन बाई वस्तु के उत्पादन में ए देश में 2 इकाइयाँ ही श्रम की खर्च होती हैं, जबकि बी देश में 3 इकाइयाँ श्रम की खर्च होती हैं और सी देश में 4 इकाइयाँ खर्च होती हैं। अब यहाँ यह देखना स्पष्ट है कि देश ए बाई वस्तु के उत्पादन में बी व सी दोनों ही देशों से आगे हैं, यानी ए देश में बाई वस्तु के उत्पादन में 2 इकाई ही श्रम की लग रही हैं, जबकि बी देश में 3 इकाइयाँ लग रही हैं और सी देश में 4 इकाइयाँ लगती हैं। जब यहाँ तुलनात्मक लाभ अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो सी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में ए देश बी देश के सापेक्ष तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा है। इसलिए ए देश बाई वस्तु के उत्पादन में एवं सी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि बी देश की जो स्थिति है वह क्या होगी। अब बी देश की स्थिति को क्लियर करते हैं हम, तो यहाँ निश्चय ही उसे बाई वस्तु के उत्पादन में सी देश से तथा एक्स वस्तु के उत्पादन में ए देश से तुलनात्मक लाभ की प्राप्ति होगी। जब एक्स व बाई वस्तु के मध्य विनिमय दर ज्ञात नहीं होती तब तक यह नहीं बतलाया जा सकता है कि बी देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। अब फिर बात ये आती है कि एक्स व वाई वस्तु के मध्य जो विनिमय दर है उसका आकलन कैसे किया जाता है। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा यानी एक्स व वाई वस्तु की मध्य वस्तु के मध्य विनिमय दर का आकलन, विनिमय दर का आकलन। अब देखिए हमें एक्स व वाई वस्तु के मध्य विनिमय दर का आकलन ज्ञात करना है कि भाई इसे हम देखें ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए एक्स व वाई वस्तु के मध्य जो विनिमय दर ज्ञात करने के लिए तीनों देशों की प्रतिपूरक मांग सारणी की आवश्यकता होती है। कौन सी? प्रतिपूरक मांग सारणी की यहाँ क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जब मांग सारणी की आवश्यकता होती है तो साम्य की अवस्था में साम्य की अवस्था में क्या होगा, बी देश ए देश के साथ क्या करेगा, संयुक्त होकर सी देश को वाई वस्तु का निर्यात कर सकता है। फिर से एक बार देखें कि साम्य की अवस्था में बी देश ए देश के साथ संयुक्त रूप से सी देश को क्या कर देगा, वाई वस्तु का निर्यात कर सकता है। या बी देश सी देश के साथ संयुक्त होकर सी देश को, जब बी देश सी देश के साथ संयुक्त हो जाएगा तो फिर यहाँ ए देश के लिए एक्स वस्तु का निर्यात कर सकता है। यानी बी देश को
किसी न किसी देश के साथ संयुक्त रूप से काम करना होगा। अब जब ये दोनों के साथ संयुक्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तब विनिमय की जो दर है वह x व y के मध्य क्या होगी, 1:2.5 यानी 1:2.5 के बीच है। तब बी देश क्या करेगा कि बी देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता लाएगा, वह इसे सी देश को निर्यात करेगा तथा एक्स वस्तु को ए देश से प्राप्त करेगा और इस तरह से इनका व्यापार चलता रहेगा। लेकिन यहाँ फिर एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि यदि विनिमय की जो दर है वह विनिमय की दर यानी 1:3.5 हो जाती है, यानी 1:3.5 हो जाती है, तो बी देश वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर उसे ए देश को निर्यात करेगा तथा एक्स वस्तु की मात्रा सी देश से आयात करेगा, क्योंकि यह घरेलू रूप से इसी दर पर वस्तु का उत्पादन कर रहा है। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि बी देश को या तो ए देश के साथ संयुक्त रूप से काम करना होगा अथवा सी देश के साथ संयुक्त रूप से काम करना होगा। फिर बात ये आ जाती है कि आवश्यक है कि एक देश के निर्यात अन्य देशों के आयात के साथ बराबर होंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो आता है यहाँ वह है आवश्यक है कि, सेकंड में देखिए, आवश्यक है कि क्या है, देश के निर्यात क्या होगा, अन्य देश के आयातों के साथ बराबर हों। अन्य देशों के आयात के बराबर हों। अब देखिए इस चीज़ को हमें और स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए, जब 2 से अधिक देश हों तो यह आवश्यक नहीं है कि निर्यात व आयात द्विपक्षीय रूप से विभिन्न देशों के युगलों या जोड़ों के साथ संतुलित हों। बीजगणितीय रूप में यहाँ क्या हो जाएगा, यानी बीजगणितीय रूप में क्या होगा, तो देखिए बीजगणितीय रूप में होगा यहाँ x यानी x2 + x3 + x4 + x4 + ... प्लस xn, यानी कुछ भी हो सकता है। इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू होगा m2 + m3 + m3 + m4 + ... mn हो जाएगा। आप चाहें तो x1 x2 x3 भी कर सकते हैं, यहाँ m1 m2 m3 भी कर सकते हैं, कुछ भी मैंने यहाँ माना है इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो यहाँ x2 + x3 + x4 + ...
प्लस एक्स एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, M2 प्लस M क्या है इम्पोर्ट, X क्या है एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट निर्यात और इम्पोर्ट आयात। तो ये इम्पोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। कोई भी देश निर्यात करेगा तो एक्सपोर्ट है, आयात करेगा तो इम्पोर्ट है। तो M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस डॉट 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 प्लस Mn, यहाँ X2 से डॉट डॉट Xn पहले देश की निर्यात मात्राएं हैं जो कि दूसरे देश के या दूसरे देशों को किए जा रहे हैं, तथा M2 से डॉट डॉट Mn इसकी आयात की जाने वाली मात्राएं हैं। यहाँ यह भी आवश्यक है कि X2 इजिकल टू M2 या Xn इजिकल टू Mn, यानी X2 इजिकल टू M2 या X3 इजिकल टू M3 या Xn इजिकल टू Mn, ये भी हो सकता है। अब देखिए जब ये होगा तो फिर क्या स्थिति बनती है, तब हम देखते हैं यह जो व्याख्या है, यह व्याख्या दो देशों की आधारभूत मान्यता पर, यानी जो आधारभूत मान्यताएं हैं उन मान्यताओं पर आधारित नहीं है। क्यों? परंतु फिर भी क्या होगा, लागत व साधनों की अगतिशीलता जैसी मान्यताएं यहाँ भी मान ली जाती हैं। अब देखिए फिर एक और नया पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है खड़ा, और वह है कि देखें क्या है, कई देशों के साथ व्यापार। क्या होगा, कई देशों के साथ व्यापार। अब जो कई देश हैं इनके साथ जो व्यापार है, इस व्यापार में हम देखते हैं मैट्रिक्स विधि लगाते हैं। कौन सी? तो यहां देखिए मैट्रिक्स विधि, यानी जो मैट्रिक्स मेथड है उसका उपयोग हम करके देखते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स विधि के साथ में क्या करना है हमें, यहाँ कई देशों के साथ व्यापार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का विश्लेषण मैट्रिक्स तकनीक के द्वारा भी किया जा सकता है। यहाँ हमने इस मैट्रिक्स विधि के अंतर्गत 4 देशों को लिया है और उन 4 देश हैं हमारे। देखिए इसके लिए मैं आपके समक्ष फिर एक टेबल तैयार करता हूं। उत्पादन, ऑब्लिक देश, और फिर इसके बाद में मैंने जो देश लिए हैं वह देश लिए हैं मैंने 4, यानी A, B, C और D, 4 देश लिए हैं। अब देखिए चारों देशों का मुझे यहाँ उत्पादन देखना है और जो वस्तुएं हैं वह मैंने यहाँ M, N, O और P 4 वस्तुएं ली हैं। अब देखिए यहाँ जब मैंने 4 वस्तुएं ली हैं, देश 4 लिए हैं, तो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि जो उत्पादन है
उसका क्या रेशियो आता है, यहाँ यह देखना है। तो देखिए मैं इसे कलर से लिख देता हूँ, कलर चौक से, यानी ए देश एम वस्तु के उत्पादन में 20 इकाइयाँ खर्च करता है, या ये कहें कि 1 इकाई उत्पादन के लिए श्रम की 20 इकाइयों का खर्चा किया ए देश ने एम वस्तु के उत्पादन में। वहीं एन वस्तु के उत्पादन में भी इसने 20 इकाइयों का ही खर्चा किया, ओ वस्तु के उत्पादन में भी 20 इकाइयों का खर्चा किया, और पी वस्तु के उत्पादन में भी 20 इकाइयों का ही खर्चा किया है। फिर देखते हैं जो बी देश है, उस बी देश ने ए वस्तु के उत्पादन में 24 इकाइयों का खर्चा किया। कितनी? 24 यानी 24। एन वस्तु के उत्पादन में इसने 35 यूनिट यानी 35 इकाइयों का खर्चा किया एन वस्तु के उत्पादन में, और ओ वस्तु के उत्पादन में इसकी यहाँ 12 इकाइयाँ खर्च होती हैं, और पी वस्तु के उत्पादन में 15 इकाइयों का खर्चा हुआ है। अब बात आती है सी देश है। सी देश जो उत्पादन करता है, सी देश एम वस्तु के जो उत्पादन में उसने 28 इकाइयों का खर्चा किया है। एन वस्तु के उत्पादन में 22 इकाइयों का खर्चा किया, और ओ वस्तु के उत्पादन में 30 इकाइयों का खर्चा किया। यहाँ पी वस्तु के उत्पादन में इसने केवल 10 इकाइयों का खर्चा किया है। अब बात ये आती है कि सी देश ने एम वस्तु के उत्पादन में 28 इकाइयाँ खर्च की, तब उसने 1 इकाई का उत्पादन किया। एन वस्तु के उत्पादन में 22 इकाइयाँ खर्च की, तब एक यूनिट का उत्पादन किया। ओ वस्तु के उत्पादन में 30 इकाइयाँ खर्च की, तब 1 यूनिट का उत्पादन किया, और पी वस्तु के उत्पादन में उसकी 10 इकाइयाँ ही खर्च हुई हैं। तो यहाँ से देखते हैं काफ़ी अंतर आता है पी वस्तु के उत्पादन में सी देश के। जब सी देश उत्पादन करता है तो पी देश को सबसे यानी पी जो वस्तु है उसके उत्पादन में सबसे कम इकाइयाँ खर्च करता है। वहीं बी देश ओ वस्तु के उत्पादन में सबसे कम इकाइयाँ खर्च करता है, लेकिन ए देश सभी में 20-20 इकाइयाँ ही खर्च कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि डी देश इन चारों वस्तुओं का जो उत्पादन करता है वो किस रेशियो से खर्च करता है। तो देखिए यहाँ डी देश एम वस्तु के उत्पादन में 18 इकाइयों का खर्चा करता है, एन वस्तु के उत्पादन में 25 इकाइयों का खर्चा करता है, और ओ वस्तु के उत्पादन में 15 इकाइयों का खर्चा करता है, जबकि वह पी वस्तु के उत्पादन में केवल 17 इकाइयों का खर्चा करता है। सी देश को अगर हम देखें तो ओ वस्तु के उत्पादन में 15 सबसे कम है, 15 इकाइयों का खर्चा, यहाँ 18, यहाँ 25, यहाँ 15, यहाँ 17। अब देखिए मैंने आपके समक्ष जो टेबल बनाई है, इस मैट्रिक्स विधि के अंतर्गत इस टेबल से हम क्या स्पष्ट करते हैं। तो देखिए जो मैंने सारणी तैयार की है, इस सारणी में प्रत्येक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करता है तथा इसे दूसरी वस्तुओं के बदले विनिमय कर रहा है। और क्या कर रहा है? दूसरी वस्तु के बदले में विनिमय भी कर रहा है, यानी एक्सचेंज भी कर रहा है। और जब विनिमय कर रहा है तो सारणी के अनुसार ए देश एन वस्तु में, ए देश क्या एन वस्तु में क्या कर ले, एन वस्तु में, और बी देश ओ वस्तु में, सी देश पी वस्तु में, और डी देश एम वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करेगा। क्यों? यहाँ ए देश 20 इकाइयाँ खर्च, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। डी देश यहाँ 18 खर्च कर रहा है और इनकी अपेक्षा, चारों की, तीनों की अपेक्षा कम खर्च कर रहा है। तो डी देश को क्या करना चाहिए कि एम वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेगा। ए देश एन वस्तु के उत्पादन में इन सभी की अपेक्षा कम खर्च करता है, इसलिए ए देश को बी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए।
बी देश को अब यहाँ देखते हैं ओ वस्तु के उत्पादन में चारों ही देशों में बी देश सबसे कम इकाइयाँ खर्च करके उत्पादन करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि बी देश को ओ वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन सी देश की बात अगर करें तो सी देश का स्पष्ट हो जाता है, जब मैंने 3 क्लियर कर ली हैं तो सी देश को क्या करना चाहिए, पी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब जब ये विशिष्टता प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा, लागतों के अंतर के आधार पर प्रत्येक देश लाभ की प्राप्ति करेगा, और जब प्रत्येक देश लाभ की प्राप्ति कर लेगा तो फिर पॉइंट आता है कि कई वस्तु कई देशों के अधीन तुलनात्मक लागत की व्याख्या कैसे करेंगे। अब यहाँ एक नई चीज़ आ जाती है कि कई देश कई वस्तुओं की तुलनात्मक लागत की जो व्याख्या है उसे कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ फिर एक नया चित्र मैं आपके समक्ष बनाता हूँ। चलिए यहीं बना लेते हैं, इतनी सी जगह में बना देता हूँ। देखिए ये है आपका मूल बिंदु O, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं, यानी ये देखिए अब देखिए यहाँ यानी के डैश के, फिर आगे जेड एल, नेक्स्ट एम डैश और एम, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एन और ये एन डैश, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका होगा एस। कौन सा होगा, एस, और एस के बाद ये आपका होगा x0, यानी एक्सपोर्ट जो है को दर्शा रहा है। अब देखिए बीच में यहाँ जो होगा ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी और ये होगा ई। अब देखिए जब ये एक्सपोर्ट है y0 x0, अब यहाँ इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें यह स्पष्ट करना है कि जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं व कई देशों की मान्यताओं के अधीन तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की व्याख्या को जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, माना कि ए देश बी देश को ए वस्तु का, ए देश क्या कर रहा है, बी देश के लिए ए वस्तु का, तो यहाँ मैंने ये कैपिटल ए इसीलिए लिया है, यानी ए देश बी देश के लिए ए वस्तु का क्या कर रहा है, ए देश बी देश के लिए ए वस्तु का निर्यात कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बी देश वापस बी देश क्या कर रहा है, सी देश के लिए, बी देश सी देश के लिए क्या करेगा,
बी देश सी देश के लिए बी वस्तु का एक्सपोर्ट कर देगा और सी देश डी देश के लिए क्या कर देगा, सी देश डी देश के लिए सी वस्तु का एक्सपोर्ट कर देगा। ओके, लेकिन जो डी देश है वह ए देश को ए वस्तु का, यानी डी देश ए वस्तु के देश के लिए ए वस्तु का ही क्या करेगा, ए वस्तु का निर्यात कर रहा है। रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ए देश बी देश से किसी वस्तु का आयात नहीं कर रहा है। इसी प्रकार बी देश सी देश से, सी देश डी देश से और डी देश ए देश से कोई आयात नहीं करता। बी देश ए देश द्वारा आयात की गई जो राशि है, उस राशि का भुगतान सी देश को निर्यात की गई वस्तु के मूल्य से प्राप्त होने पर ही करेगा। इस प्रकार सी देश बी देश से किए जाने वाले जो आयात हैं, उन आयातों का जो मूल्य है वह मूल्य डी देश को किए गए निर्यातों के भुगतान द्वारा चुकाएगा और डी देश सी देश के आयातों का मूल्य ए देश के किए गए निर्यातों का जो मूल्य है उस मूल्य के देय होने पर ही चुकाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंततः किसी देश में व्यापार के संतुलन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यह तभी पूर्ण होगा जबकि किसी देश के निर्यातों का जो कुल मूल्य है उसके आयातों के कुल मूल्य बराबर हों। अगर कुल मूल्य बराबर नहीं होते हैं तो ये प्रक्रिया सफल नहीं होती है। अब देखिए, फिर इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि क्या यातायात की जो उपस्थिति है, यानी यातायात लागतों की उपस्थिति क्या इसमें रहती समाहित होती है, तो इसे भी स्पष्ट कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ देखना है हमें यातायात लागतों की उपस्थिति को। यानी यातायात लागतों की, यातायात लागतों की उपस्थिति है या नहीं है। तो यातायात लागतों की उपस्थिति को और हमें देखना है, यानी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब देखिए, यातायात जो लागतें हैं उनकी उपस्थिति के उपलक्ष्य में यहाँ क्या कहता है क्लासिकल सिद्धांत, कि क्लासिकल सिद्धांत की मान्यता है कि एक देश से दूसरे देश को वस्तु भेजने में कोई लागत सम्मिलित नहीं होती है, परंतु व्यवहार में एक देश से दूसरे देश को वस्तु के हस्तांतरण में यातायात लागत, बीमा व्यय इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यातायात लागत के विचार की व्याख्या हेतु हम सर्वप्रथम यातायात लागतों की अनुपस्थिति में व्यापार की उपर्युक्त दशा को तथा फिर यातायात लागतों को शामिल करने के लिए आवश्यक दशाओं को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, आवश्यक दशाएं क्या हैं, तो चलिए आवश्यक दशाओं को देख लेते हैं। तो आवश्यक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, और वह है यातायात लागतों की अनुपस्थिति में सुधार। क्या है? यातायात लागतों की
अनुपस्थिति में सुधार क्या है? अनुपस्थिति में सुधार की उपर्युक्त दशा क्या है? सुधार की उपयुक्त दशा। यह है यातायात लागतों की उपस्थिति में सुधार की उपयुक्त जो दशा है, उसके अंतर्गत हमें देखना है कि यदि एक्स ए तथा वाई ए देश, एक्स ए तथा वाई ए देश क्या करे? क्रमशः एक्स व वाई वस्तु की इकाइयों को प्रदर्शित करे जो कि एक देश या एक इकाई श्रम के द्वारा निर्मित है तथा एक्स बी तथा वाई बी देश में, वाई बी देश में एक्स व वाई वस्तु की इकाइयों को प्रदर्शित करें जो कि एक इकाई श्रम द्वारा निर्मित है, तब व्यापार की जो उपयुक्त दशा होगी वह क्या होगी? यानी एक्स ए क्या होगी? एक्स ए अपॉन वाई क्या होगी? एक्स ए अपॉन वाई वी लेस देन क्या हो जाएगा? वाई ए अपॉन क्या होगा? वाई ए अपॉन एक्स बी हो जाता है। क्या होता है? एक्स बी। और यह फर्स्ट समीकरण निकलता है। यही यातायात लागतों, फिर यहाँ दूसरी एक और चीज़ क्लियर हो जाती है, सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है और वह होता है यातायात लागतों को सम्मिलित करने के लिए क्या है? यातायात लागतों को सम्मिलित करने के लिए निम्न दो दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। कितनी? दो दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। यानी यातायात लागतों को क्या करना है? स्पष्ट करने के लिए दो दशाओं का क्या करना है? स्पष्ट करने के लिए दो दशाओं को स्पष्ट करना होता है। तो दो दशाएं। ओके, अब देखिए यहाँ जो दो दशाएं होंगी वो क्या होंगी? यहाँ आवश्यक क्या है? आवश्यक जो है वह जो दिया है, क्या दिया है आवश्यक में? आवश्यक क्या है? एक्स ए डैश अपॉन वाई वी डैश क्या होगा? एक्स ए डैश अपॉन वाई वी डैश लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन जो होगा वाई ए अपॉन वाई वी क्या होगा? वाई ए अपॉन वाई वी ये हो जाएगा। फिर ये होगी पहली दशा और सेकंड जो दशा होगी वो क्या होगी? देखिए वो होगी आपकी सेकंड दशा क्या होगी? एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या होगी? एक्स ए अपॉन एक्स बी लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन होगा वाई ए अपॉन वाई वी, यानी वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश। ये दो दशाएं होना आवश्यक हैं। अब जब ये दोनों ही दशाएं आवश्यक हैं तो यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ एक्स ए डैश, जो एक्स ए डैश है यह वस्तु की उन मात्राओं को सूचित करता है जो बी देश एक श्रम इकाई से उत्पन्न कर ए देश को भेजता है। बाई बी डैश वाई वस्तु की उन मात्राओं को सूचित करता है जो ए देश एक श्रम इकाई द्वारा उत्पन्न कर बी देश को भेजता है। यानी एक ए देश को भेजता है और एक बी देश को भेजता है। तो ये दो स्थितियां यहाँ
क्रिएट हो जाती हैं। अब देखिए आगे, मौद्रिक लागतों के रूप में अगर हम इसे स्पष्ट करते हैं या अभिव्यक्त करें तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि वस्तु का आयात निर्यात तब ही होगा जब दो देशों के उत्पादन की निरपेक्ष मौद्रिक लागतों में अंतर क्या होगा? अंतर किसका होगा? हस्तांतरण लागत यानी ट्रांसफर कॉस्ट से अधिक होगा। अगर यह ट्रांसफर कॉस्ट से अधिक नहीं होता है तो तब यहाँ जो स्थिति बनेगी, तब यह स्थिति बनेगी कि यहाँ यह स्पष्ट करना होगा कि जो हस्तांतरण है वह हस्तांतरण लागत या यातायात लागत व्यय को चुकाने के बाद भी व्यापार से लाभ हो तो व्यापार चलता रहेगा। और इसे हम किससे? एक सारणी के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके समक्ष एक और नई सारणी का निर्माण करता हूं और उससे इसे स्पष्ट करेंगे। देखिए एक और नई सारणी बनाते हैं आपके समक्ष, यानी देश कितने हैं? हमने यहाँ दो देशों को लिया था, यानी ए और बी देश। नेक्स्ट हमने एक्स वस्तु ली थी, क्या है? एक्स वस्तु। और फिर क्या है? वाई वस्तु। एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है। और एक्स वाई वस्तु के बाद में जो वाई वस्तु है, उस वाई वस्तु में जो लागत है वह रुपयों में ली है। वाई वस्तु की लागत रुपयों में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ फिर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। वापस दूसरी टेबल को मैं यहीं से ले लेता हूँ। देश यानी दूसरी टेबल भी यहीं बना देते हैं और इसको दो पार्टों में बांट दूंगा। ये बी पार्ट हो जाएगा और ये ए पार्ट हो जाएगा और ये बी पार्ट हो जाएगा। देश कितने हैं? ए और बी। और सेकंड पार्ट में एक्स वस्तु देख लेते हैं, क्या है? एक्स वस्तु। नेक्स्ट क्या है? वाई वस्तु है। और वाई वस्तु में लागत को प्लस कर देते हैं, तो वाई वस्तु। और यहीं लागत प्लस यातायात, क्या है? लागत प्लस यातायात। चलिए अब निकाल लेते हैं। ए देश क्या करता है कि जो उत्पादन करता है वहाँ वह श्रम की एक इकाई को खर्च करता है, और बी देश में खर्च करता है। बी देश एक यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में कितना? 1.75 यानी ₹1.75 खर्च करता है। वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में ए देश केवल ₹1 खर्च करता है, जबकि बी देश यहाँ 0.85 यानी 85 पैसे ही खर्च करता है। इससे यह स्पष्ट हो रहा होगा आपके समक्ष कि ए देश चाहे एक्स वस्तु का उत्पादन करे या वाई वस्तु का उत्पादन करे, दोनों में ही उसे एक एक इकाई ही खर्च करनी है, एक इकाई यूनिट के लिए। लेकिन बी देश को एक्स वस्तु के उत्पादन में ₹1.75 खर्च करना है
और वाई वस्तु के उत्पादन में केवल 85 पैसे खर्च करने हैं। तो बी देश को क्या करना चाहिए, बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में क्या कर लेना चाहिए, विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए, और वही ए देश को क्या करना चाहिए, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए। और जब विशिष्टीकरण कर लेंगे तो ए देश से एक्स वस्तु का एक्सपोर्ट कर ले, यानी इंपोर्ट कर ले सॉरी, और ए देश बी देश से वाई वस्तु को इंपोर्ट कर ले। और आगे देखते हैं कि लागतें अगर इसमें प्लस हो जाती हैं तो लागतें प्लस होने के बाद में जो कॉस्ट निकल के आती है वह कॉस्ट आती है यहाँ 1 रुपया यानी 1.05, और वाई वस्तु के उत्पादन में भी 1.05 ही खर्च करता है ए देश। लागत प्लस यातायात दोनों का खर्चा जोड़ते हुए इतना पैसा ही खर्च करता है। लेकिन बी देश का यहाँ जो उत्पादन है वह उत्पादन क्या हो जाता है 1.05, और दूसरे वाले में यह जो उत्पादन है वह 0.90 हो जाता है। यानी बी देश को, यहाँ भी बी देश को लागतें प्लस यातायात दोनों को समाहित करने के बावजूद केवल 90 पैसे में कोई भी एक यूनिट पड़ती है। यहाँ देखते हैं तो 85 पैसे में पड़ती है। इससे स्पष्ट यह हो जाता है कि बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में ही विशिष्टीकरण करना चाहिए। अब देखिए इस सारणी से, जो मैंने आपके समक्ष सारणी बनाई है, इससे स्पष्ट क्या होता है, यहाँ ए देश में यानी ए में ए देश एक्स वस्तु का निर्यात एवं बी देश वाई वस्तु का निर्यात करता है। यदि ए से बी देश व बी से ए देश को 1 इकाई एक्स या वाई वस्तु भेजने का जो यातायात व्यय है वह 0.05 यानी केवल 5 पैसे खर्च होते हों, तो इस स्थिति को जो मैंने सारणी आपके समक्ष बनाई है वह बी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ए देश को क्या करना चाहिए, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण, बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण। यहाँ भी इसका भी केवल 5 पैसे जोड़ दिए और इसमें भी 5 पैसे जोड़ दिए, मतलब दोनों ही देशों को यहाँ फायदा होता है। यातायात व्यय को अगर हम सम्मिलित करने के उपरांत भी ए देश को एक्स वस्तु के निर्यात व बी देश को वाई वस्तु के निर्यात से लाभ है, इसलिए व्यापार चलता रहेगा। और जब व्यापार चलता रहेगा तो फिर क्या होगा, यातायात व्यय को लागत में सम्मिलित करने से व्यापार के लाभ में यातायात व्यय के बराबर की गई कमी अवश्य पड़ेगी। फिर बात ये आ जाती है कि इनके सबके उपरांत भी यातायात लागत पर प्रोफेसर हेवरलर ने क्या कहा है। तो यहाँ प्रोफेसर हेवरलर को भी देख लेते हैं। जो हेवरलर ने व्याख्या दी है वह व्याख्या बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए उस व्याख्या को भी मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर देता हूँ। प्रोफेसर हेवरलर की जो व्याख्या है वह क्या है, देखिए। प्रोफेसर हेवरलर ने जो व्याख्या दी है वहाँ प्रोफेसर हेवरलर ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यातायात लागत के विश्लेषण को किस प्रकार स्पष्ट किया है वह देखना है। तो देखिए उन्होंने जो स्पष्ट किया है यातायात लागतों का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण को अभिव्यक्त करने के लिए क्या किया, माना, उन्होंने क्या माना है, माना AT, माना AT12, AT12 वस्तु A क्या है, वस्तु A को देश 1 से देश 2 में भेजने की यातायात लागत है। यानी AT12 क्या है, वस्तु जो A है, इस A वस्तु को
ए देश यानी एक देश और दूसरे देश को भेजने की जो लागत है वो क्या है, 1/2 है। तथा AT21 यानी AT21 वस्तु क्या होगी, AT21 वस्तु ए को क्या है, वस्तु ए को क्या करेगा, ए को दूसरे देश से पहले वाले देश में भेजने की यातायात लागत होगी। पहले देश द्वारा वस्तु का जो निर्यात होता है वह तब होगा जब क्या होगा, जब ए यानी A1 प्लस AT12 अपॉन A2 लेस देन W2 अपॉन W1 R होगा। जब ये होता है तो पहला देश वस्तु का आयात तब करता है जब क्या होगा, यानी W2 अपॉन W1 R लेस देन क्या होगा, A1 अपॉन A2 प्लस A21 होगा। ओके, अगर ये स्थितियां बनेंगी तो व्यापार संभव हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि समीकरण जो फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है, फर्स्ट और सेकंड समीकरण में अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर हमारे समक्ष जो आता है वह जो पॉइंट आएगा वह क्या होगा, वह पॉइंट होगा A1 क्या होगा, देखिए A1 अपॉन क्या है, A1 अपॉन A2 प्लस A21 यही होगा ना, तो A1 प्लस अपॉन A2 प्लस A21 और जब A21 है तो फिर देखिए लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन होगा यहाँ A1 प्लस A1 प्लस AT12 अपॉन क्या होगा A2 हो जाएगा। अब जब ये स्थिति बनेगी तो फिर देखिए इस स्थिति के उपरांत वस्तु का आयात व निर्यात तब तक नहीं हो सकेगा जब तक W2 अपॉन W1 R यानी W2 अपॉन W1 R W2 अपॉन W1 R की जो गणितीय राशि है ये दोनों ही मूल्यों के बीच में हो तो ही व्यापार हो सकता है। अर्थात क्या होगा, ये जो स्थिति बनेगी वह होगी आपकी, देखिए A1 अपॉन A2 प्लस AT12 लेस देन क्या हो जाएगा, W2 अपॉन W1 R लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन होगा A1 प्लस AT21 अपॉन A2। ये स्थिति बन जाएगी और ये जो समीकरण होगा ये आपका थर्ड समीकरण हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का आयात निर्यात तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि
दोनों देशों की उत्पादन लागत में अंतर एक देश से दूसरे देश की यातायात लागत से अधिक नहीं हो। निष्कर्षतः यातायात लागतों को अगर हम सम्मिलित करें तो सम्मिलित करने पर पहले व दूसरे देश में यदि ए वस्तु का पूर्ति मूल्य क्रमशः A1 व A2 हो तो स्थिति क्या बनेगी? जब A1 और A2 की स्थिति बनती है तो देखिए क्या होता है, तब जो स्थिति बनती है वह स्थिति जो होगी, चलिए यहीं थोड़ा सा जगह मैं निकाल देता हूँ, यानी A1 अपॉन क्या होगा स्थिति, A2 लेस देन 1। दूसरी स्थिति क्या होगी? जब ये स्थिति होगी तो इस एक की दशा में वस्तु का निर्यात होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु का निर्यात। ओके, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 की स्थिति जब हो तब क्या होगा? जब 1 की स्थिति होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा। और अगर A1 अपॉन A2 ग्रेटर देन 1 हो, तब जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इस स्थिति में वस्तु का आयात होता है। तो क्या होगा? वस्तु का आयात। ओके, अब देखिए A1 अपॉन A2 लेस देन 1 है, वस्तु का निर्यात होगा। A1 अपॉन A2 ग्रेटर देन 1 वस्तु का आयात होगा। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी स्थिति में नहीं होगा। और ये तीन स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1 होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी स्थिति में संभव नहीं होता है, और संभव नहीं होगा तो यातायात को सम्मिलित करते हुए तुलनात्मक लागत सिद्धांत के जो निष्कर्ष हैं वह अप्रभावित रहते हैं। और किन यातायात व्यय के कारण व्यापार की जो मात्रा है वह सीमित होती है, जिसका प्रभाव व्यापार द्वारा प्राप्त लाभ पर अवश्य ही पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो मैंने आपके समक्ष न्यूमेरिकल निकाले हैं, जो एक एक इक्वेशन निकाली है, इन इक्वेशन के लिए मैंने आपके लिए ये जो वीडियो तैयार किया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी सर्वाधिक शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।